रात का समय था। बस की खिड़की से झांकता चांद धूल और कोहरे में जैसे खो गया था। इंस्पेक्टर अजय राठौर ने एक लंबी सांस ली और अपनी फाइलें बैग में रखी। 3 घंटे से सफर में था और बस अब चंपावती गांव के पास पहुंचने वाली थी, वही जगह जहां उसकी नई पोस्टिंग हुई थी। साहब, अब बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, कंडक्टर ने मुस्कुरा कर कहा। अजय ने सिर हिलाया, पर तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ी। खेतों के बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल और आंखें बस जैसे अंधेरे में भी चमक रही हूं। बस गुजर गई, लेकिन वो चेहरा अजय की आंखों में चिपक गया। शायद कोई औरत खेत में फंस गई होगी, उसने खुद से कहा और सिर झटक दिया। सुबह जब वो थाने पहुंचा तो देखा चारों तरफ सन्नाटा। एक टूटी दीवार, पुराना बोर्ड, चंपावती पुलिस चौकी। अंदर 2 सिपाही बैठे थे, रामलाल और गोविंद। नमस्ते साहब, दोनों खड़े हो गए। अजय ने पूछा, थाना तो थोड़ा सुनसान है, लोग शिकायत लेकर नहीं आते क्या? रामलाल बोला, आते हैं साहब, पर यहाँ कुछ अजीब बातें होती हैं। गोविंद ने धीरे से कहा, रात को यहाँ कोई नहीं रुकता साहब। अजय ने हंसते हुए कहा, क्यों, भूत प्रेत का मामला है क्या? रामलाल ने नजरें झुका ली। साहब, 2 महीने पहले हमारे ही सिपाही रघुवीर की मौत हुई थी। सुबह खेत में उसका शरीर मिला था, पूरा खून सूखा हुआ। अजय के चेहरे से हंसी गायब हो गई। पोस्टमार्टम हुआ था, पर रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला, जैसे किसी ने सारा खून खींच लिया हो। अजय ने थोड़ा हंसने की कोशिश की, लेकिन रामलाल ने बस इतना कहा, यहां उसे साया कहते हैं साहब। औरत का रूप लेकर आती है और मर्दों का खून पी जाती है। शाम को अजय थाने से बाहर निकला। गांव छोटा था, मिट्टी के घर, बीच में तालाब और हर कोने पर अजीब सी चुप्पी। बच्चे भी आंखों से गायब जैसे। कोई हंसी नहीं, कोई शोर नहीं, बस हवा में डर का साया। अजय ने पास के चाय वाले से पूछा, कितना सन्नाटा क्यों है? वो बोला, साहब, रात को कोई बाहर नहीं निकलता, औरतें अकेली नहीं रहती, सबको डर है उससे। पिछले महीने भी एक जवान लड़का खेत से गायब हुआ था, सुबह उसकी लाश मिली थी। किसी ने देखा? बस इतना सुना कि पास के आम के पेड़ के नीचे सफेद साड़ी वाली औरत गा रही थी। अजय की रूह कांप गई। वही औरत जिसे उसने बस की खिड़की से देखा था। रात को थाने में अकेला बैठा था। घड़ी में 12 बजे थे। बाहर हवा तेज चल रही थी और टेबल पर रखी लालटेन हिल रही थी। अचानक दरवाजा खटखटाया, टप टप टप। कौन है? कोई जवाब नहीं। अजय उठा, दरवाजा खोला, कोई नहीं था। पर जैसे ही पीछे मुड़ा, ठंडी हवा का झोंका उसके गले से टकराया और वो आवाज जैसे कोई औरत फुसफुसा रही हो। अजय, वो झटका खाकर पीछे मुड़ा, मगर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ हवा थी और वो अंधेरा जो अब और गहरा लगने लगा था। सुबह गांव में हलचल थी। तालाब के पास एक और लाश मिली थी, 20 साल का लड़का, पूरा खून सूखा हुआ। अजय दौड़ा, औरतें रो रही थीं, बच्चे छिपे हुए थे। किसी ने देखा क्या? उसने पूछा। एक बूढ़ी औरत बोली, साहब, वो आई थी, रात को गा रही थी, मैंने खिड़की से देखा था, सफेद साड़ी, बाल खुले हुए। अजय ने चिल्लाकर कहा, यह सब वहम है, कोई इंसान है जो ये सब कर रहा है और मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। पर भीतर कहीं ना कहीं वो खुद डर गया था। दोपहर को गांव का प्रधान हरिदास थाने आया। साहब, इस गांव में एक बाबा रहते हैं, त्रिलोचन बाबा। कहते हैं वो साया को बांध सकते हैं। अजय ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, बाबा टोना झाड़ फूंक ये सब धोखेबाजी है। हरिदास बोला, साहब, हम सबने देखा है, बाबा ने पहले भी एक औरत के अंदर से साया निकाला था, वो मर गई थी पर साया भाग नहीं सका था। अजय ने कहा, मिलाओ उस बाबा से। शाम को बाबा का आश्रम, गांव के बाहर, पुराने पीपल के पेड़ के पास। बाबा सफेद कपड़े में, लंबी दाढ़ी और आंखें जैसे किसी और दुनिया को देख रही हों। वो मिट्टी के दीपक जला रहे थे। अजय ने पूछा, बाबा, सच क्या है, ये साया है क्या? बाबा बोले, साया कोई औरत नहीं, कोई इंसान नहीं, वो प्यास है, मर्दों के खून की प्यास। कई साल पहले इस गांव में रत्ना नाम की औरत थी। लोगों ने उस पर व्यभिचार का झूठा इल्जाम लगाया और जिंदा जला दिया।
मरने से पहले उसने कहा था, मैं लौटूंगी और सबका खून पी जाऊंगी। तब से हर कुछ सालों में वो लौट आती है। अजय ने धीरे से कहा, आप कह रहे हैं कि कोई आत्मा है जो औरतों के शरीर में घुसकर मर्दों को मार देती है? बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, और अब वो जाग चुकी है। तू आया है तो शायद अगला निशाना तू ही है। अजय हंस दिया। मैं भूतों से नहीं डरता बाबा। बाबा ने शांत स्वर में कहा, डरना सीख ले वरना पछताएगा। रात को अजय अपने कमरे में था। मोबाइल नेटवर्क नहीं, बिजली आधी बंद। खिड़की से बाहर देखा तो कोई औरत तालाब के पास खड़ी थी, सफेद साड़ी में। वो धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगी। अजय की सांसें थम गईं। उसने टॉर्च उठाई, बाहर गया, पर वहां कोई नहीं था। बस पानी में उसकी परछाई थी और वो परछाई मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह अजय ने गांव की औरतों से बात की। सबका एक ही जवाब था, साहब रात को अगर किसी ने गाना सुना तो समझो साया उसी के पीछे है। अजय ने एक चाल चली। उसने एक पुराना घर चुना जहां पिछले महीने मौत हुई थी। वहां रात में खुद रुकने का फैसला किया। रामलाल बोला, साहब मत जाइए, वहां जिसने भी रात बिताई जिंदा नहीं लौटा। अजय ने कहा, अब बहुत डर देख लिया, आज देखता हूं असली साया कौन है। रात गहरी थी। कमरे में अजय अकेला, हाथ में बंदूक, लालटेन टेबल पर। धीरे धीरे हवा तेज होने लगी। कहीं दूर से एक औरत की आवाज आई, सजना। गाना मीठा पर डरावना। अजय के कदम कांपने लगे। दरवाजा अपने आप खुला। वो बाहर निकला और वही औरत, वही सफेद साड़ी, आंखों में आग, बाल जमीन तक। कौन है तू? अजय चिल्लाया और वो मुस्कुराई। तू ही तो मेरा अगला है। उसके बाल उड़ने लगे, चेहरा काला पड़ गया और उसकी आंखों से खून टपकने लगा। अजय ने गोली चलाई, धाएं, पर वो गायब हो गई। केवल उसकी आवाज रह गई। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, यहां तक कि तेरी बीवी भी नहीं। अजय के रग रग में डर समा गया था। उसे नहीं पता था कि उसने क्या देखा, पर अब उसे विश्वास था, बाबा सही कह रहा था। रात बीत चुकी थी, लेकिन थाने के अंदर अभी भी वो सन्नाटा पसरा हुआ था। अजय चारपाई पर बैठा था। उसकी बंदूक टेबल पर पड़ी थी। रीमा, या जो भी अब रीमा के रूप में थी, पास के कमरे में सो रही थी। हवा ठंडी थी, पर अजय के माथे पर पसीना था। उसके कानों में वो रात की फुसफुसाहट बार बार गूंज रही थी, अब मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी। अजय ने धीरे से कमरे की ओर देखा। रीमा शांति से सो रही थी, लेकिन उसके होठों के कोनों पर हल्की मुस्कान थी, एक अजीब डरावनी मुस्कान। उसने खुद से कहा, नहीं अजय, तू पागल हो रहा है, ये तेरी बीवी है, सब ठीक है। वो उठकर कमरे में गया। रीमा के बाल बिखरे थे और उसके पास फर्श पर कुछ गीले निशान थे, जैसे किसी ने जमीन पर खून टपकाया हो। उसने टॉर्च जलाकर देखा, पर निशान गायब थे। बस दीवार पर एक परछाई हिलती दिखी। कौन है वहां? अजय ने बंदूक उठाई। कोई जवाब नहीं। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आई और साथ में वही गंध, सड़े खून जैसी। सुबह रीमा ने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अजय, तुम रात भर जागते रहे, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं। अजय बस उसे देखता रहा। वो वही रीमा थी, वही हंसी, वही चाल, वही बात करने का तरीका, लेकिन उसकी आंखें, उनमें अब गर्माहट नहीं थी, बस एक अजीब सी ठंडक। रीमा, अजय ने धीरे से कहा, तुम्हें वो रात याद है जब तुमने कहा था कि गांव मत जाना? वो मुस्कुराई। हाँ याद है, तुमने मेरी नहीं मानी थी, और अब तुम मानती हो कि यहां कुछ अजीब हो रहा है। वो झुककर उसके कान के पास आई और बोली, अजीब तो तब होगा जब तुम सच्चाई नहीं मानोगे। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन सी सच्चाई? रीमा ने बस इतना कहा कि मैं अब वो नहीं रही जो पहले थी। तुरंत अजय ने थाने के रिकॉर्ड्स देखे। उसने बाबा त्रिलोचन की पुरानी फाइलें निकाली, जो उन्होंने कुछ महीने पहले भेजी थी। उनमें लिखा था,
साया का निवास स्त्री के मन में नहीं, उसकी आत्मा की छाया में होता है। वो जब किसी स्त्री के शरीर में समाती है तो उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और उसकी सांसों से सड़े खून की गंध आती है। अजय को याद आया, कल रात वही गंध कमरे में थी। वो थरथराने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। शाम को गांव की औरतें थाने आईं। उनमें एक बुजुर्ग महिला थी, पार्वती काकी, जो पहले से साया के बारे में जानती थी। वो बोली, साहब, जिस औरत के अंदर साया घुस जाए उसकी परछाई में फर्क दिखता है। अजय ने पूछा, कैसा फर्क? काकी बोली, अगर वो इंसान नहीं रही तो उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। अजय ने सिर हिलाया, धन्यवाद काकी। अब उसे परखने का तरीका मिल गया था। रात को उसने कमरे में रोशनी जलाई और रीमा को बुलाया। रीमा, जरा आओ, एक फोटो लेनी है। रीमा मुस्कुराई, इतनी रात को? हाँ, बस ऐसे ही। वो खड़ी हुई। अजय ने कैमरा उठाया लेकिन उसका ध्यान फर्श पर था। रीमा के पैरों के पास रोशनी पड़ रही थी पर वहां कोई परछाई नहीं थी। उसका दिल रुक गया। उसने हाथ से पसीना पोंछा और धीरे से पूछा, रीमा, तुम ठीक तो हो ना? वो मुस्कुराई, वही मुस्कान जो साया की थी। अब बिल्कुल ठीक हूं अजय। अजय पीछे हट गया, पर तभी उसने देखा रीमा की आंखों में नीली लौ जलने लगी थी। वो आगे बढ़ी, तूने मुझे आजाद किया था, अब तू ही मेरा है। उसके बाल हवा में उड़ने लगे, दीवारों पर खून की बूंदें उछली। अजय ने बंदूक उठाई पर ट्रिगर दबा ही रहा था कि वो हंसी, एक ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं थी। गोली चलाकर क्या करेगा अजय? ये शरीर तो तेरी बीवी का है। अजय के हाथ कांप गए। नहीं, तू रीमा नहीं है। वो बोली, रीमा तो अब मेरे अंदर है और वहीं मरेगी। अजय भागा और पुराने रिकॉर्ड रूम में छिप गया। उसने बाबा के छोड़े हुए नोट्स ढूंढे। एक जगह लिखा था, अगर साया इंसान के खून से जुड़ जाए तो उसे बांधने का एक ही तरीका है, उसी के खून से एक गोला बनाओ और साया को उसका नाम लेकर बुलाओ। अजय ने हथेली काटी, खून जमीन पर टपकाया और चारों ओर गोल रेखा बनाई। वो कांपते हुए बोला, रत्ना, अगर तू सच में है तो आ। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर दीवारों से जैसे धुआं निकलने लगा। वो धुआं धीरे धीरे एक चेहरा बना, वही साया। क्यों बुलाया मुझे? क्योंकि तूने मेरी बीवी को कैद किया है। वो हंसी, कैद? मैंने उसे मुक्ति दी है अजय। वो अब दर्द महसूस नहीं करती। मुक्ति नहीं, मौत दी है तूने। अजय ने गोले की रेखा के अंदर खड़ा होकर मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम कालिकाये स्वाहा। साया चिल्लाई, उसकी आवाज पूरे थाने में गूंज गई। कांच टूटने लगे, बिजली चली गई। अजय ने आंखें बंद की और मंत्र दोहराया। अचानक उसके सामने रीमा का चेहरा उभरा। अजय, बचा लो मुझे। अजय चीखा, रीमा, मैं आ रहा हूं। और उसी पल वो गोले से बाहर निकल गया। बाबा की चेतावनी भूल गया था। गोले से बाहर गया तो साया जीत जाएगी। साया ने हंसते हुए कहा, देखा, इंसान हमेशा अपने दिल की वजह से हारता है। और फिर वो धुएं में बदलकर अजय के सीने में समा गई। अजय जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें लाल होने लगीं, सांसें तेज चलने लगीं। अंदर से आवाज आई, अब मैं तेरे अंदर रहूंगी अजय। वो उठ खड़ा हुआ, चेहरे पर शून्यता। अब उसके अंदर दो आवाजें थीं, एक उसकी अपनी और एक रत्ना की। कभी वो खुद बोलता, कभी कोई और। थाने की दीवारों पर उसने लिखा, मैंने खुद को खो दिया है। अगले दिन गांव वाले देखें, थाना खाली था। टेबल पर खून के निशान और दीवार पर उकेरा हुआ एक नाम, रत्ना। कोई नहीं जानता था कि अजय जिंदा है या नहीं।
और कई लोगों ने कहा कि रात में वो तालाब के पास दिखता है, सफेद कपड़े पहने, और उसके पीछे एक औरत हंसती है। तीसरे दिन रीमा का फोन आया। अजय, मैं 2 दिन में गांव आ रही हूं तुमसे मिलने। अजय ने कहा, अभी मत आना, यहां हालात ठीक नहीं है। रीमा हंसी। तुम्हें डर लगने लगा क्या? अजय बस मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर डर की लहर थी। उस रात बाबा ने उसे बुलाया। बाबा बहुत कमजोर लग रहे थे। तूने बहुत बड़ी भूल की है अजय, उन्होंने कहा। अब वो सिर्फ गांव में नहीं, तेरी आत्मा से बंध गई है। अजय ने पूछा, अब मैं क्या करूं? बाबा बोले, वो तुझसे जुड़ चुकी है, अब सिर्फ तेरी आत्मा ही उसका रास्ता रोक सकती है। अजय ने कहा, मतलब अगर तू मरे बिना उसे बांधना चाहता है तो उसे खुद के अंदर खींचना होगा। अजय सन्न रह गया। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया? बाबा बोले, तो वो तेरी बीवी बनकर लौटेगी। अगले दिन गांव में अजीब सी शांति थी। कोई चिल्ला नहीं रहा था। लोग सोचने लगे कि शायद साया चली गई। पर रात को जब बाबा अपने झोपड़े में पूजा कर रहे थे, दरवाजा अपने आप खुला। एक औरत अंदर आई, सफेद साड़ी में, पर चेहरे पर कोई दाग नहीं। वो मुस्कुरा रही थी। बाबा, आपने मुझे बुलाया था ना? बाबा ने आंखें बंद की। तो तू फिर आ गई। वो हंसने लगी। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। बाबा ने उसका नाम लिया, रत्ना। उसका चेहरा अचानक विकृत हो गया। मत पुकारो मेरा नाम बाबा, अब मैं रत्ना नहीं, अब मैं उसकी हूं, अजय की। और हवा का झोंका आया, दीपक बुझ गए। अगले दिन बाबा का झोपड़ा खाली मिला, बस जमीन पर राख थी। जब अजय को ये खबर मिली, वो हिल गया। अब कोई बचाने वाला नहीं था। सिपाही डर के मारे भाग गए। थाने में अब सिर्फ अजय था, और वो साया जो हर रात उसकी परछाई में घुस आती थी। वो नींद में फुसफुसाती, मैं आ रही हूं। कभी दर्पण में रीमा का चेहरा दिखता, तो कभी वही सफेद साड़ी वाली औरत। अजय पागल होने लगा। मैं तेरे खेल में नहीं फंसूंगा, वह चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ हंसी आई। दूसरे दिन शाम को वो थाने के बाहर बैठा था, तभी बस आई। उसमें से रीमा उतरी, असली रीमा। अजय, तू इतना चुप क्यों है? क्या हुआ यहाँ? अजय भागकर उसके पास गया। रीमा, तू यहाँ क्यों आई? तूने नहीं आना चाहिए था। रीमा हैरान थी। क्यों? क्या बात है? अजय कुछ कह पाता, उससे पहले बिजली चमकी और पीछे से वही साया खड़ी थी। रीमा डर के मारे चिल्लाई, ये कौन है? अजय ने बंदूक निकाली, पर हाथ कांप रहे थे। साया बोली, मैं वही हूं जिसे तूने आजाद किया। अब तू भी मेरा है, और ये भी। रीमा पीछे हटने लगी। अजय ने कहा, भाग रीमा। पर साया ने अपना हाथ उठाया और हवा का एक झोंका रीमा की ओर चला। रीमा गिर पड़ी और साया उसके ऊपर झुक गई। अजय चिल्लाया, रीमा। उसने गोली चलाई, लेकिन अब सब धुआं हो चुका था। जब धुआं छटा, रीमा उठी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर वही मुस्कान। क्या हुआ अजय? मुझे पहचान नहीं पाया? अजय पीछे हट गया। रीमा, तू तू ठीक है ना? वो बोली, हाँ, अब मैं ठीक हूं, बहुत ठीक। और फिर उसने फुसफुसाया, अब मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी। अजय को कुछ समझ नहीं आया। क्या ये सच में रीमा है, या साया उसके शरीर में समा चुकी है? उसने बाबा की बात याद की, वो तेरी बीवी बनकर लौटेगी। अब उसे एहसास हुआ, वो पल आ चुका है। सुबह का सूरज उगा तो गांव में डर की जगह बेचैनी थी। थाने के बाहर भीड़ लगी थी। औरतें, बूढ़े, बच्चे, सबके चेहरों पर आतंक। अजय बाहर निकला, अभी भी रात की घटना के असर में था। हरिदास प्रधान बोला, साहब, हमने सुना आप रात को उस पुराने घर में गए थे। अजय ने सिर हिलाया। हाँ,
और मैंने उस चीज को देखा भी, पर गोली लगने के बाद वो गायब हो गई। भीड़ में सन्नाटा छा गया। बाबा त्रिलोचन भी वहां पहुंचे। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस ठंडापन। मैंने कहा था ना, वो लौट चुकी है, बाबा बोले। अब वो इंसान नहीं, बल्कि एक अधूरी आत्मा है जो किसी शरीर की तलाश में है। अजय ने कहा, अगर वो किसी और के शरीर में घुसती है तो हम उसे रोक सकते हैं क्या? बाबा बोले, सिर्फ अगर हम उसे कायम रूप में बांध लें। उसके लिए एक विधि है, लेकिन उसे करना आसान नहीं। उस रात जब साया आएगी, हमें उसे एक पवित्र गोले में फंसाना होगा। अगर एक भी गलती हुई तो वो सब पर भारी पड़ेगी। रात होते ही गांव के लोग तैयार होने लगे। बाबा ने कहा था कि आम के पेड़ के नीचे ही उसकी शक्ति सबसे ज्यादा होती है। वही जगह थी जहां पहली मौत हुई थी। लोगों ने वहां दीपक रखे, मिट्टी से गोल घेरा बनाया, बीच में हवन कुंड। बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। ओम क्लीम चंडिकाय नमः। अजय बंदूक लेकर पेड़ के पास खड़ा था। हवा थमने लगी, फिर अचानक जोर से चली, इतनी कि दीपक बुझने लगे। और फिर वो आई। धीरे धीरे धुंध से कोई रूप उभरा, वही सफेद साड़ी, पर इस बार उसका चेहरा काला नहीं था, बल्कि किसी जवान औरत जैसा सुंदर चेहरा। गांव वाले चिल्लाने लगे, साया आ गई, साया आ गई। बाबा ने तेज आवाज में कहा, गोले से बाहर कोई नहीं जाएगा। पर तभी हवा का झोंका आया और 3 दीपक बुझ गए। साया मुस्कुराए, तुम सोचते हो मुझे बांध लोगे? मैं तो उसी की हूं जिसने मुझे बुलाया। अजय चौंका, किसकी बात कर रही है तू? साया बोली, जिसने कहा था मुझे सच मत बनाओ, जिसने मुझ पर शक किया था। अब मैं उसके जरिए इस गांव को खत्म करूंगी। अजय की रगों में खून जम गया। उसकी आंखों में एक पल को अतीत चमका। वो रात जब उसकी बीवी रीमा ने फोन पर कहा था, अजय यहां मत जाओ, चंपावती में कुछ अजीब है। और उसने जवाब दिया था, रीमा तुम भी इन दकियन उसी बातों पर यकीन करने लगी? साया ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली थी। बाबा ने मंत्र और तेज किए। साया तड़पने लगी, उसका शरीर कांपने लगा जैसे धुएं में बदल रही हो। अजय ने देखा, गोले के भीतर से नीली आग उठ रही थी। गांव वाले जय मां काली चिल्लाने लगे। अजय ने बंदूक तानी, अब खत्म कर दूं इसे। बाबा चिल्लाए, नहीं, गोली मत चलाना, ये कोई इंसान नहीं। लेकिन अजय ने गोली चला दी। धाएं! गोले की रेखा टूटी और उसी पल साया चीखी, अब मुझे कोई नहीं बांध सकता। हवा तूफान बन गई, दीपक उड़ गए और बाबा जमीन पर गिर पड़े। साया ने चीखते हुए कहा, धन्यवाद इंस्पेक्टर, तूने मुझे आजाद कर दिया। अगली सुबह गांव का नजारा बदल चुका था। कई घरों के दरवाजे खुले मिले, लोग लापता थे। अजय और सिपाही जब खेतों में पहुंचे तो 2 लाशें मिली, वही निशान, वही सूखा खून। रामलाल बोला, साहब आपने बाबा की बात क्यों नहीं मानी? अब वो साया कहीं भी हो सकती है। अजय चुप था। उसके कानों में रात की वो आवाज गूंज रही थी, अब मैं तेरी जिंदगी में रहूंगी। रात का समय था। तालाब के ऊपर कोहरा तैर रहा था और हवा में सन्नाटा, ऐसा कि अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगी थी। गांव वालों को लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन अगले ही दिन थाने के पास किसी ने अजय को देखा। वो सफेद कपड़ों में था, चेहरे पर पीलापन और आंखें जैसे बुझी हुई आग। गोविंद सिपाही जो बचा था, डरते डरते उसके पास गया। साहब आप ठीक हैं? अजय ने धीरे धीरे सिर उठाया। ठीक हूं, अब पहले से ज्यादा ताकतवर हूं। गोविंद ने कांपते हुए कहा, साहब आपकी आवाज
अजय मुस्कुराया। वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। अब मेरी आवाज नहीं, हमारी आवाज है। अगले ही पल गोविंद का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें उलट गईं। अजय ने हाथ उठाया और फुसफुसाया, तेरा खून मेरी शक्ति। गोविंद गिर पड़ा और उसकी गर्दन से खून की पतली लकीर बह निकली। अजय ने गहरी सांस ली, जैसे वो खून पी रहा हो, बिना होंठ हिलाए। तालाब के पानी में उसका प्रतिबिंब टूटा। एक पल अजय का चेहरा, अगले पल रत्ना का। दो आत्माएं, एक शरीर। गांव में अफवाह फैल गई, साया अब इंस्पेक्टर में समा गई है। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। बच्चों को झोपड़ियों में छिपाया गया। पर उस रात अजय या कहो रत्ना ने फैसला किया कि अब बदला पूरा होगा। वो पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा जहां बाबा त्रिलोचन। रात का समय था। तालाब के ऊपर कोहरा तैर रहा था और हवा में सन्नाटा, ऐसा कि अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगी थी। गांव वालों को लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन अगले ही दिन थाने के पास किसी ने अजय को देखा। वो सफेद कपड़ों में था, चेहरे पर पीलापन और आंखें जैसे बुझी हुई आग। गोविंद सिपाही जो बचा था, डरते डरते उसके पास गया। साहब, आप ठीक हैं? अजय ने धीरे धीरे सिर उठाया। ठीक हूं, अब पहले से ज्यादा ताकतवर हूं। गोविंद ने कांपते हुए कहा, साहब, आपकी आवाज। अजय मुस्कुराया। वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। अब मेरी आवाज नहीं, हमारी आवाज है। अगले ही पल गोविंद का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें उलट गईं। अजय ने हाथ उठाया और फुसफुसाया, तेरा खून मेरी शक्ति। गोविंद गिर पड़ा और उसकी गर्दन से खून की पतली लकीर बह निकली। अजय ने गहरी सांस ली, जैसे वो खून पी रहा हो, बिना होंठ हिलाए। तालाब के पानी में उसका प्रतिबिंब टूटा। एक पल अजय का चेहरा, अगले पल रत्ना का। दो आत्माएं, एक शरीर। गांव में अफवाह फैल गई कि साया अब इंस्पेक्टर में समा गई है। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। बच्चों को झोपड़ियों में छिपाया गया। पर उस रात अजय, या कहो रत्ना, ने फैसला किया कि अब बदला पूरा होगा। वो पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा जहां बाबा त्रिलोचन का आश्रम था। अब वहां राख और टूटी माला के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन अचानक हवा में घंटियों की आवाज गूंजी, आसमान में बिजली चमकी और राख से नीली लौ उठी। वो लौ बाबा के रूप में बदल गई। त्रिलोचन बाबा की आत्मा लौट आई थी। रत्ना, तेरी तृष्णा खत्म नहीं हुई अभी तक? रत्ना की आवाज अजय के मुंह से निकली। तूने मुझे अधूरा छोड़ा था बाबा, अब मैं पूरी बनूंगी उसके खून से। बाबा बोले, तूने इंस्पेक्टर का शरीर ले लिया, पर उसकी आत्मा अब भी तेरे खिलाफ है। रत्ना चिल्लाई, वो अब मेरा है। तभी अंदर से अजय की आवाज आई, नहीं रत्ना, मैं अब भी जिंदा हूं। रत्ना झटके से पीछे हटी, जैसे भीतर किसी ने उसे खींचा हो। उसका चेहरा दर्द में मरोड़ने लगा, आंखें सफेद पड़ गईं। बाहर निकल, मेरे शरीर से निकल, अजय चिल्लाया। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम भूत प्रेत विनाशिन्याय नमः। रत्ना तड़पने लगी, तू मुझे नहीं निकाल सकता अजय, अब मैं तेरे खून में हूं। अजय ने अपने सीने पर हाथ मारा, तो फिर मैं तेरा घर जला दूंगा। उसने पास की जलती लकड़ी उठाई और अपने बाजू पर रख ली। मांस जलने की गंध हवा में फैल गई। रत्ना चीखी, रुक जा, तू खुद को मार डालेगा। अगर तेरा नाश इसी में है तो हाँ। बाबा की आत्मा ने हवा में त्रिशूल बनाया। अजय, अब या कभी नहीं, उसका नाम लेकर बोल, रत्ना, मैं तुझे मुक्त करता हूं। अजय चिल्लाया, रत्ना, मैं तुझे मुक्त करता हूं। रत्ना की चीख तालाब के पार तक गूंज गई। उसके शरीर से धुआं उठने लगा और अजय का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। बाबा ने आखिरी मंत्र पढ़ा, ओम ह्रीम कालिकाय नमः स्वाहा। नीली लौ अजय के शरीर से निकली, हवा में घूमी और तालाब के बीच में जाकर फट पड़ी। पानी खून की तरह लाल हो गया।
रत्ना की आत्मा धुएं में बदलकर मिट्टी में समा गई। सन्नाटा छा गया। बाबा की आत्मा धीरे धीरे मिटने लगी। अजय, तू जीत गया। अब वो कभी नहीं लौटेगी। अजय के आंखों से आंसू बह निकले। बाबा, रीमा। बाबा बोले, तेरी बीवी अभी जीवित है। वो साया के अधीन नहीं, बल्कि उसके भीतर फंसी थी। कहाँ है वो? तेरे घर में, तेरे लौटने का इंतजार कर रही है। और बाबा की आत्मा हवा में विलीन हो गई। 3 दिन बाद अजय चंपावती छोड़कर अपने शहर लौटा। वहां घर का दरवाजा खुला था, दीवार पर पुरानी तस्वीरें। रीमा वहीं बैठी थी, कमजोर लेकिन जिंदा। अजय, उसने कांपती आवाज में कहा। अजय उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। अब सब खत्म हो गया, उसने कहा। रीमा ने सिर उठाया। उसकी आंखें फिर से वैसी ही थीं जैसी पहले थीं, गर्म और नरम। लेकिन जैसे ही अजय ने उसके माथे को चूमा, उसे वही गंध महसूस हुई, सड़े खून की हल्की सी बू। वो पल भर के लिए ठिठक गया। रीमा? रीमा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब सब खत्म हो गया अजय। और उसने फुसफुसाया, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। अजय के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने रीमा की परछाई पर नजर डाली और वहां कुछ भी नहीं था। उस रात अजय को आखिरी बार देखा गया, शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी बस में। वो किसी से बात कर रहा था, पर सीट पर कोई नहीं था। बस का ड्राइवर कहता है, साहब हंस रहे थे और बार बार कह रहे थे, रीमा, अब मैं भी तेरा हूं। अगली सुबह वो बस खाली मिली। सिर्फ खिड़की पर खून से लिखा था, साया कभी नहीं मरती। रात के 12:30 बजे थे। शहर के किनारे पुरानी कॉलोनी में बस एक ही घर की बत्ती जल रही थी, इंस्पेक्टर अजय का घर। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे। हवा भारी थी जैसे किसी तूफान से पहले का सन्नाटा। अजय खिड़की के पास बैठा था। उसकी आंखें सूजी हुई, चेहरे पर खरोंचें और मन में सिर्फ एक सवाल, क्या सच में सब खत्म हो गया है? रीमा पास में थी। वो अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसकी चाल धीमी, आवाज में खामोशी, और उसकी परछाई, वो तो दीवार पर पड़ ही नहीं रही थी। अजय ने धीरे से कहा, रीमा, आजकल तेरा साया क्यों नहीं दिखता? रीमा ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी साया खुद ही बन जाता है जिसे वो ढूंढता है। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। 3 दिन पहले बाबा की आत्मा के जाते ही अजय को लगा था कि सब खत्म हो गया है। लेकिन उसी रात जब वो रीमा के पास लौटा, उसे उसके गले में वही तावीज़ दिखी जो बाबा ने कभी रत्ना को पहनाई थी। ये ताबीज़ आत्मा को बांधता है। रीमा, ये कहाँ से आया? तुम्हें तो याद नहीं अजय? रीमा ने कहा, यही तो तुमने दिया था जब हम पहली बार मिले थे। अजय ने सिर हिलाया, नहीं, वो मैंने कभी। लेकिन रीमा ने उंगली उसके होठों पर रख दी। अब कुछ मत बोलो, सब भूल जाओ। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। उस रात अजय को फिर वही सपना आया, वो तालाब, वो लाल पानी और रत्ना की हंसी। लेकिन इस बार एक और चेहरा था, रीमा का। दोनों एक साथ बोल रही थीं, तूने हमसे वादा किया था साथ निभाने का, वो कैसे जाएगा? अजय चीख कर उठा। रीमा बिस्तर पर नहीं थी। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। बाहर धुंध थी और हवा में वही जानी पहचानी सी गंध, खून और गीली मिट्टी की। अजय ने कमरे की दीवार से बंदूक उठाई और बाहर निकला। गली सुनसान थी, लेकिन हवा में कदमों की सरसराहट थी। पीछे मुड़ा, रीमा वहीं खड़ी थी, बाल खुले हुए, सफेद साड़ी पर खून के धब्बे। रीमा, वो मुस्कुराई, तुम फिर डर गए अजय? तू कौन है? मैं वही हूं जिसे तुमने मुक्त किया था। अजय का शरीर जम गया। रत्ना। रीमा का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। आंखें लाल, होंठ नीले और बाल हवा में उड़ने लगे। हाँ, रत्ना, तूने सोचा था मैं खत्म हो गई। तूने मेरे शरीर को जलाया, मेरी आत्मा तेरी बीबी के भीतर जा बसी।
अजय के हाथ कांपने लगे। तूने रीमा को मारा? रत्ना हंसी। नहीं अजय, वो खुद आई थी। उसने मेरे खून से तेरा नाम पुकारा था। मेरे अजय को मत मारना। मैंने उसे बस एक तोहफा दिया, अपना साया। अजय ने बंदूक तानी। जो भी है, तू अब यहीं खत्म होगी। रत्ना बोली, मुझे गोली नहीं मारेगा अजय, क्योंकि अगर मुझे मारा तो रीमा भी मर जाएगी। अजय के आंसू निकल पड़े। वो कांपते हाथों से ताबीज निकलने लगा, वही जो बाबा ने कभी दिया था। रत्ना हंसी। से कुछ नहीं होगा, अब ताबीज अब मेरा है। अजय ने जोर से बोला, तू झूठ बोल रही है। बाबा ने कहा था आत्मा कभी दो जगह एक साथ नहीं रह सकती। अचानक घर के अंदर से किसी के चीखने की आवाज आई। वो रीमा थी, लेकिन रत्ना तो सामने खड़ी थी। अजय दौड़कर अंदर गया। रीमा बिस्तर पर थी, पसीने से लथपथ, सांसें तेज। उसकी आंखें बंद थीं और होंठ हिल रहे थे। अजय, मुझे बचा लो। रत्ना दरवाजे पर खड़ी थी। अब समझ गया ना अजय, दोनों में से एक ही जिएगी। अजय दो भागों में बट गया। एक तरफ रीमा की आत्मा, दूसरी तरफ रत्ना का साया। दोनों औरतें एक जैसी दिखती, पर एक के चेहरे पर दर्द था, दूसरी पर पागलपन। अजय जमीन पर गिर गया। उसके कानों में बाबा की आखिरी बात गूंजी, याद रख, साया सिर्फ रोशनी से नहीं मरता, वो मरता है सच को स्वीकारने से। अजय उठा, दोनों औरतों की तरफ देखा और बोला, रत्ना, मैंने तुझे जलाया नहीं था, मैंने तुझे बचाने की कोशिश की थी। रत्ना का चेहरा कठोर हो गया। झूठ, तू ही था जिसने मुझे गोली मारी थी। अजय चिल्लाया, वो मैं नहीं था, वो गांव वाले थे। मैं तो तेरे साथ खड़ा था, मैंने तो तेरे लिए बाबा से लड़ाई की थी। रत्ना की आंखों से आंसू बह निकले। झूठ मत बोल। अगर तू चाहती है तो मैं अपनी जान दे दूंगा, पर मेरी बीवी को छोड़ दे। अजय ने बंदूक अपने सिर पर रख ली। रीमा ने चीख कर कहा, नहीं अजय। रत्ना बोली, मत करिए पागलपन। अजय मुस्कुराया। कभी कभी साया मिटाने के लिए रोशनी जलानी पड़ती है, और उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। रत्ना की चीख के साथ एक सफेद रोशनी फैली। रीमा का शरीर कांपने लगा और उसके माथे से काला धुआं निकलने लगा। रत्ना की आत्मा उस धुएं में समा गई और दोनों आकृतियां एक साथ हवा में विलीन हो गईं। अगली सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा। अंदर अजय का शरीर पड़ा था, चेहरे पर हल्की मुस्कान और बगल में दो चूड़ियां टूटी हुई। दीवार पर लिखा था, कभी कभी साया भी प्यार करता है। 3 महीने बाद चंपावती गांव में नया थानेदार आया। लोगों ने कहा, यहाँ पहले भी एक अफसर आया था, उसका नाम था अजय। थाने की दीवार पर आज भी उसकी तस्वीर टंगी है और हर अमावस की रात उस तस्वीर की आंखें चमक उठती हैं। कहते हैं, जो भी रात को अकेला उस थाने के पास से गुजरता है, उसे हवा में एक औरत की धीमी आवाज सुनाई देती है, अजय, अब हम सदा साथ हैं। और फिर सब कुछ सन्नाटा।